ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड्स इन मोशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो एनिमेशन में आपको दिख रहा है, अभी तक तो हमने फ्लूइड इन रेस्ट पढ़ा। अब स्टार्ट करने जाएंगे आज से हम फ्लूइड इन मोशन, जहां पे आप काफी सारी थ्योरी और काफी सारा कंसेप्ट पढ़ने वाले हो जो रिलेटेड है आपके इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक थ्योरी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, एक कांस्टेंट फ्लो क्या होता है, एक सस्टेनेबल फ्लो क्या होता है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट अब हम एनिमेशंस के थ्रू भी देखेंगे। और जो रिक्वायर्ड थ्योरी है, 1 1 मार्क क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये आपके डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए जरूरी है कि आपको इतना पता हो। स्टडी या फिर कांस्टेंट या फिर सस्टेनेबल फ्लो, ठीक है, ये वर्ड क्लियर हो रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी फ्लो? Measurable properties such as the pressure, velocity of the fluid at a given point is constant over the time। बस इतना ही है। तो ये सारी डेफिनेशन हमें कवर करनी है, जिनको हम एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्टेडी फ्लो के बारे में, उसके बाद देखेंगे फ्लो लाइन क्या होती है, उसके बाद देखेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। ये तो छोटी छोटी पॉइंट्स है, बट मेन पॉइंट आपका ये है कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है, उसको एनिमेशन से समझें। तो फ्लो लाइन देखिए क्या है। ये जो लाइनें दिख रही है आपको, इस पाइप के अंदर हमने जो लाइनें ड्रॉ करके रखी, ये लाइंस को हम फ्लो लाइन कहते हैं। यानी इट इज अ पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। सपोज ये पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। इन सभी पार्टिकल का जो फ्लो होने का पाथ है, इंडिविजुअल पार्टिकल के फ्लो होने का पाथ है, उससे हम कहते हैं फ्लो लाइन। और स्ट्रीम लाइन क्या होता है, उसको समझने के लिए एनिमेशन समझिएगा। स्ट्रीम लाइन का और एक नाम होता है लैमिनर। स्ट्रीम लाइन का और एक नाम क्या होता है बच्चों? लैमिनर। देखिए इस एनिमेशन को, दूसरा एनिमेशन देखिए तो जल्दी आपको समझेगा। देखिए क्या है इसमें, इसमें कंपैरिजन के लायक क्या है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है। यहाँ पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं, ना तो डायरेक्शन सेम है, ना तो वेलोसिटी सेम है। यानी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। वेलोसिटी भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी क्या है बच्चों? डिफरेंट। यहां पे देखिए ये आपस में क्या है, वेलोसिटी और उनका डायरेक्शन आपस में क्या है? पैरेलल है पैरेलल। वेलोसिटी भी देखो उनकी सेम है, वेलोसिटी सेम है, और डायरेक्शन क्या है? आपस में सेम ही है, मतलब पैरेलल है। तो क्या है? पैरेलल डायरेक्शन को हम सेम ही तो बोलते हैं, यानी कि पैरेलल। क्लियर होगी बात यहां से? यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो कहने का मतलब ये कि दो टाइप के फ्लूइड रहेंगे, उसमें पहला फ्लूइड रहेगा लैमिनर फ्लो के लिए रहेगा, दूसरा रहेगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो लैमिनर फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी उन पार्टिकल्स का सेम होता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में आप देख सकते हैं वेलोसिटी रैंडमाइज होती है और डायरेक्शन भी रैंडमाइज होता है। रैंडम मतलब डिफरेंट, कोई भी डायरेक्शन। देख सकते हो आप यहाँ पे ये आपस में क्या हो रहा है? टर्बुलेंट हो रहा है। तो टर्बुलेंट का मतलब ये होता है कि कम ज्यादा, और लैमिनर का मतलब क्या होता है? एक जैसा, एक जैसा लैमिना, ठीक है, एक जैसा फ्लो। तो एक जैसा रहेगा तो लैमिना, और टर्बुलेंट रहेगा तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन आपके चेंज हो रहे हैं और वेलोसिटी भी इनकी बदल रही है। तो ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं, इनसे आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इसी का एक और नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसी का और एक नाम क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, क्लियर हो गया एनिमेशन? हाँ, यहां से तो आपको क्लियर नहीं होगा, बट ये एनिमेशन में ही सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो। ये थ्योरी याद करने से अच्छा मैं ये कहूंगा कि आप इस एनिमेशन को समझिए। क्या क्या पॉइंट पता चला? पहला पॉइंट क्या पता चला? सबसे पहला पॉइंट, डायग्राम को देख के क्या समझ में आया? इस दोनों ब्लू पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो अब मैं अलग से आपको लिख के भी दे देता हूं ताकि आपको याद रहे पेपर। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वेलोसिटी, नंबर वन, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज सेम या तो कांस्टेंट। पहला पॉइंट देखो, एग्जाम में पॉइंट्स लिखना पड़ता है, मार्क्स मिलते हैं, एक एक पॉइंट पे हाफ हाफ मार्क रहता है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या?
इसका उल्टा लिख सकते हो आप, तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज डिफरेंट या फिर नॉट कांस्टेंट, इसका उल्टा पॉइंट लिख लो, इसका रिवर्स पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट क्लियर। चलिए वेलोसिटी लिख लिया, अब वेलोसिटी के बाद में डायरेक्शन की बात करें। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है आपस में देख सकते हो पैरेलल है, ये देखो आप पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगला पॉइंट आपका क्या आएगा, उनके डायरेक्शन के लिए आएगा। तो डायरेक्शन की बात करते हैं। अब आपस में पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं लिखता हूं दे दे डज नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। देखो स्मार्ट वर्क है ये, पैरेलल का मतलब क्या, डज नॉट इंटरसेक्ट, पैरेलल है तभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो हम अपने मन से इसको लिख सकते घुमा फिरा के। तो दे डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, या फिर शॉर्टकट में बोले दैट इज दे आर पैरेलल। और यहाँ पे दे आर नॉट पैरेलल, यानी दे इंटरसेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे ब्लू पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं आपको, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एनिमेशन काफी कुछ बताता है आपको कि यहाँ पे जो फ्लो है लिक्विड का कैसा है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं। तो दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट इज दे आर नॉट पैरेलल, इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट इज दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, चलिए क्लियर है पॉइंट सबको, क्लियर हुए? ओके, तो ये सिंपल तरीका था इनको समझने का। ठीक है, एक पॉइंट और बोल सकते हैं, इनका जो फ्लो होता है काफी स्मूथ फ्लो होता है। इनका जो फ्लो होता है कैसा होता है, स्मूथ होता है। और इनका स्मूथ या फिर स्टडी फ्लो जो बोलना है, देखो इंग्लिश के वर्ड है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, स्मूथ या तो स्टडी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, रैंडमाइज होता है, तो स्मूथ की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मूथ की जगह पे नॉट स्मूथ फ्लो, या फिर आप बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर या तो रैंडम फ्लो, जो अच्छा वर्ड लगे वो कैच कीजिए यहाँ से। ठीक है, रैंडम। और स्टडी का उल्टा क्या होता है, अनस्टडी। जो वर्ड इजी लगता है वो पेपर पे लिखिए, डायग्राम बहुत सिंपल है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये है टर्बुलेंट फ्लो बच्चों, और ये है आपका लैमिनर फ्लो, जिसका दूसरा नाम होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप दोनों चीजों को ध्यान में रखिए, लैमिनर का ही दूसरा नाम क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। डन, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो ये डिफरेंस काफी इजी था, इसको याद रखना चाहिए। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है यहीं से हमने कवर किया है, तो इसको डबल डबल देखने की कोई जरूरत नहीं। देख सकते हैं आप लैमिनर फ्लो, देखिए आपको इस एनिमेशन से और अच्छे समझ में आएगा। ये लैमिनर, टर्बुलेंट देख लीजिए, जब बाढ़ आती है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जब बाढ़ आती है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसे ही होगा, एकदम तूफान आ जाता है, नदियों में तूफान आ जाता है। और ये कैसा है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, जैसे कि अगर आपने पाइप से पानी छोड़ दिया तो ऐसा पानी निकलेगा। ये है स्ट्रीम लाइन, एक ही लाइन में, और ये एक लाइन में नहीं, सब ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है। क्लियर है? ओके, एनिमेशन क्लियर हो गया सबको? तो अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर, ये सारी चीजें फॉर्मूले के फॉर्म में दी है आप लोगों को, और आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो फ्लूइड कैसा भी हो, उसका फ्लो कैसा भी हो, चाहे स्ट्रीमलाइन फ्लो हो या फिर टर्बुलेंट फ्लो हो, ठीक है, उनको वेलोसिटी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, देख देखिए एनिमेशन फिर से देख लीजिए। आप कहेंगे कि सर डिफरेंट वेलोसिटी है तो डिफरेंट फ्लो होगा, सही बात है, मैंने पहले ही बताई आप लोगों को। लैमिनर फ्लो में कुछ अलग वेलोसिटी होती है, और टर्बुलेंट फ्लो में कुछ अलग वेलोसिटी होती है। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी अभी जो पढ़ रहे हैं हम, इसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि कौन सा फ्लो लैमिनर है और कौन सा फ्लो स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, डन। देखिए पहले वाला भी एनिमेशन देखिए। ओके श्रेयस, क्लियर है, समझ गया? कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बता सके कि कौन सा फ्लूइड कैसा है, चाहे वो स्ट्रीमलाइन है तो उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी और उसका वैल्यू भी अलग रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमें देखना है क्रिटिकल वेलोसिटी से ही देखना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिनॉल्ड्स, ठीक है, critical velocity is given by vc equal to rn eta upon rho into density। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी है, रो यानी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी, और डी फॉर डायमीटर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर, यानी इनका रोल वेलोसिटी में बहुत है। तो रेनॉल्ड्स नंबर देख लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की बात करते हैं। ये आरएन का मतलब होता है बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 है, अगर न्यूमेरिकल की बात रहेगी, ये सब चीजें थियोरेटिकल है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला मैं बता रहा हूं, वो भी आपका स्ट्रीमलाइन के लिए बता रहा हूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, कैसे पहचानेंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 के नीचे है किसी भी फ्लूइड का, तो हम उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ज्यादा होना चाहिए। टर्बुलेंट में वेलोसिटी भी क्या होती है, रैंडमाइज होती है, तो नंबर भी क्या होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, 2000 के आसपास, इससे ज्यादा। ठीक है, यानी ये आरएन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, आरएन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा, दिख रहा है सबको, इसकी वैल्यू 1000 से क्या है, ज्यादा है, इक्वल भी हो सकती है। 1000 से क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। और 1000 से ज्यादा मतलब 2000 से ज्यादा बोलते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। 2000 से ज्यादा किसके लिए, किसके लिए, टर्बुलेंट के लिए। और 1000 से कम, 1000 से कम स्ट्रीमलाइन की, यानी बोलने का मतलब इसकी वैल्यू लाई करती है 1000 और 2000 के बीच। ठीक है, डन। यानी फ्लूइड कहां से कहां कन्वर्ट होता है, तो आप कहेंगे कि सर फ्लूइड स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट कन्वर्ट होता है, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट। याद रखिए 1000 से 2000 मतलब स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। तो फ्लूइड का फ्लो कैसे बदलता है, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। ओके, अच्छा, अब क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन देखिए। द स्पीड एट विच द फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेस व्हेन बोथ द ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस आर इक्वलाइज्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। वन मोर टाइम, स्पीड, कैसी स्पीड, जहां पे जो गिरने वाला ऑब्जेक्ट है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेस व्हेन बोथ द ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस आर इक्वलाइज्ड। In other way, critical velocity is a speed and direction at which the fluid can flow। वन मोर टाइम, क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जहां पे स्पीड और डायरेक्शन एट विच द फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्ट विदाउट बिकमिंग टर्बुलेंट। डन, ओके। Turbulent flow is also defined as the irregular flow of the fluid with continuous change in the velocity, magnitude of velocity and direction। यानी लैमिनर फ्लो का अपोजिट है ये, क्या बच्चों, लैमिनर फ्लो का अपोजिट है टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे हमने थ्योरी भी कवर की, यहाँ पे डेफिनेशन भी देखी, बट पेपर में आपके थ्योरेटिकल कम पूछता है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में ज्यादा पूछता है। तो आप इसको याद रखेंगे, फॉर्मूले को, बहुत जरूरी है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। जितना हो सके इस फॉर्मूले को याद करिए, अपने फॉर्मूले की लिस्ट में लिखिए और देखिए कि सारी चीजें आपको पता है क्या। डेंसिटी का यूनिट पता रखना केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखें, जब आएगा तब हम देख लें। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर, अब आपको पता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत बड़ी बात है क्या। क्रिटिकल वेलोसिटी अभी अभी पढ़ा आपने, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये एक नंबर है, इसका यूनिट डायमेंशन नहीं है, इसकी वैल्यू 1000 से कम होती है स्ट्रीमलाइन के लिए और 2000
से ज्यादा होती है फॉर टर्बुलेंट। ओके, वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 1000 से 2000 के बीच में लाई करती है। द फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी, ठीक है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी एंड इट चेंजेस फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, यानी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट का चेंज होगा। आते हैं विस्कोसिटी के बारे में, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं, उससे आप बताइएगा। वाटर की क्या ज्यादा है, फ्लूइडिटी ज्यादा है कि विस्कोसिटी? वाटर और हनी का एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझेगा इसलिए। वाटर की फ्लूइडिटी की बात कर रहा हूं, या फिर एग्जांपल बदल देते, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, वाटर और हनी, इन दोनों में से जल्दी फ्लो कौन सा होता है? हनी जल्दी फ्लो होता है कि वाटर? तो आप कहेंगे सर वाटर जल्दी फ्लो होता है, फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है वाटर की। एबिलिटी टू रेजिस्ट, रेजिस्टेंस मतलब ही यही है, इसी को मैं विस्कोसिटी को रेजिस्टेंस एबिलिटी बोलता हूँ। रेजिस्टेंस या तो फ्रिक्शन, जो वर्ड इजी लगे वो बोले। तो आप कहेंगे सर फ्लूइडिटी वाटर की ज्यादा होती है, यानी कि विस्कोसिटी वाटर की कम होती है। विस्कोसिटी वाटर की क्या होती है बच्चों? कम होती है, यानी कि विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? हनी की। यानी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करेगा सर? हनी। यानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसमें से विस्कोसिटी वाला पार्ट हमें पढ़ना है, और विस्कोसिटी का दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो फ्रिक्शन में रख दीजिए इसको आप। यानी अगर मैं फ्रिक्शन कहता हूं तो विस्कोसिटी कहता हूं। रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो। विस्कोसिटी को सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं तो द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के फ्लो को रेजिस्ट करना विस्कोसिटी कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो हनी है या तो जैम है, ये सारी चीजें फ्लो को रेजिस्ट करने वाली है, बट वाटर को कंपेयर करें तो वाटर तो फ्लूइडिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके डेफिनेशन को समझते हैं, लेयर बाय लेयर चीजों को समझते हैं। तो ब्लैक स्किन पे देखिए, सपोज ये आपका वाटर है, ठीक है, ये कोई सी लेवल का वाटर है, तो यहां से यहां तक मैंने ऐसा कुछ बना के रखा है। तो वाटर की बच्चों क्या होती है, ऐसी लेयर होती है। ये पहली लेयर, फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ठीक है, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, और ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये फिफ्थ लेयर हो गई आपकी। तो ऐसा मान लेते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं, सरफेस से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस को कंपेयर कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक हम गए, यहां से यहां तक मान लीजिए ये आपका 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, ये आपका सरफेस है, मतलब 0 मीटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है। यहाँ ले लेता हूँ 100 या फिर 1000 मीटर पर सेकंड। जो सरफेस का वाटर होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है फ्लो होने की, सबको पता होगा ये चीज तो बेसिक है, सबको पता है। जो सरफेस का वाटर होता है ज्यादा स्पीड में बहता है, इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। उसके नीचे वाले की लेयर की बात करता हूँ, लेयर बाय लेयर बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा सर, थोड़ा कम स्पीड में फ्लो हो रहा होगा। सेकेंड वाले लेयर की बात करें तो ये और कम स्पीड में हो रहा होगा, उसकी बात करें तो उसके बाद और कम स्पीड। नीचे वाला फ्लूइड तो सर रेस्ट में है, क्या ये फ्लो होता है? नहीं, ये तो रेस्ट में रहता है। क्या ये क्लियर किया आपने ब्लैक स्क्रीन पे जो मैंने बताया? ये इमेजिन कर पा रहे हो आप? ये क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अगर कोई फ्लूइड सरफेस पे है तो सरफेस पे धीरे 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 मूव करते रहता है, लेकिन जो बॉटम वाला फ्लूइड है ना, वो मूव नहीं करता, वो रेस्ट में रहता है, या फिर उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है सबको? तो विस्कोसिटी पढ़ना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर रहा है, थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, फिर ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, फिर इसको रेजिस्ट कर, इतना रेजिस्ट कर रहा है कि धीरे 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 इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो रेजिस्ट कर रहा है मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। विस्कोसिटी किसका फॉर्म है? एक फ्रिक्शन का ही तो फॉर्म है। विस्कोसिटी मतलब क्या करेगा, ये वेलोसिटी को कम करेगा, इसके फ्लो को कम करेगा।
क्लियर है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे विस्कोसिटी को पढ़ने के लिए हमने ये लेयर बाय लेयर चीजों को क्लियर किया। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन मतलब ये पहला वाला इसके साथ में मोशन है, दूसरे का तीसरे साथ, मतलब आपस में जो मोशन होता है एक से ज्यादा हो तब, तो दोनों के बीच में मोशन की बात कर रहा है। तो ये वेलोसिटी देखो v प्लस डीवी, मैंने तो वैल्यू से समझा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबॉलिकली समझाया जा रहा है। ये आपको 100 है, ये आपका 80 ले लीजिए, ये आपका 30, और ये तो स्टेशनरी लेयर है सर, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, ये क्योंकि सरफेस में, क्योंकि ये सरफेस में। स्टेशनरी क्यों कहा हमने? क्योंकि ये सरफेस में है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको पहले वाले के रिस्पेक्ट में दूसरा, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में तीसरा। 1 2 3 रिलेटिव वेलोसिटी देखिए आप, रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, v1 माइनस v2, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता तो मैंने प्लस किया रहता, ये तो पता है रिलेटिव मोशन, सेकेंड चैप्टर आपका 11th का आप पढ़ चुके हो। अब आते हैं डेफिनेशन में, मैंने बहुत थ्योरी आपको बता दी, अब डेफिनेशन में आ जाते हैं। विस्कोसिटी इज दैट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर, वन मोर टाइम, रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड experiences a dragging force, experiences a dragging force. This force is a viscous drag या तो viscous force, and this is shown schematically in the following figure. तो ये x प्लस डी एक्स, ये x, तो ये x माइनस डी एक्स, ठीक है। मैंने जो वैल्यू से बताया था वो यहाँ पे x और dx के फॉर्म में दी गई। तो किसी भी लिक्विड की बात करें तो विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू द शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, ये ऑलरेडी आपको पता है। शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस 1 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है उनके बीच में, ठीक है, उनका साइज होता है 1 नैनोमीटर। ओके, तो इन लिक्विड विस्कस ड्रैग किसके वजह से होगा, मैंने रेड में लिखा है, ये रीजन आपको पूछ सकता है 1 मार्क के लिए। तो विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस एंड इन गैसेस पढ़ा है आपने, collision between the fast moving molecule, okay, in both liquid and gases as long as the relative velocity between the layer is small, ठीक है, इनके बीच की अगर वेलोसिटी कम है तो क्या हो, तो अगर इनके बीच की वेलोसिटी कम है, दो लेयर की बात कर रहा हूं, पहला और दूसरी लेयर की बात कर रहा हूं, अगर इन दोनों के बीच की वेलोसिटी कम है तो विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी। अब इससे डेरिवेशन बनने जा रहा है, तो विस्कस ड्रैग बोलो या बच्चों विस्कस फोर्स बोलो, ये लो मैं विस्कस फोर्स बोलता हूँ, ये विस्कस ड्रैग ही क्या है, विस्कस फोर्स है। तो ये किस पे प्रोपोर्शनल है, ये विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी और उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, आगे देखिए। However, in a turbulent flow, viscous drag increases rapidly and is not proportional to relative velocity but proportional to higher power of relative velocity. तो थ्योरी है, इसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं, डीवी बाय डीएक्स की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, स्लोप। dy बाय dx पढ़ा है डेरिवेशन, यहां हम पढ़ेंगे dv बाय dx, वेलोसिटी x एक्सिस में और ये क्या है y एक्सिस में, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर dx बाय dv होना चाहिए, तो हम चेंज कर देते हैं इसको, ये लीजिए dv बाय dx, dy बाय dx या फिर dv बाय dx, तो इसे आप कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या तो वेलोसिटी स्लोप। तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कहां से मेजर करेंगे, जो स्टेशनरी लेयर होगी वहां से। अब स्टेशनरी लेयर कहां है, ये है स्टेशनरी लेयर, ये है आपकी स्टेशनरी लेयर, समझ गया, ये यहां से मेजर करना, ठीक है। तो इट इज अ डीवी बाय डीएक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट
और इसी ग्रेडियंट का दूसरा नाम होता है स्लोप। ठीक है, तो आते हैं न्यूटन लॉ में, और आपके न्यूटन ने कुछ बताया है उसको हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा है न्यूटन लॉ ने? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ईटा। ईटा भी द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट और डायमेंशन जरूरी है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो viscous force is directly proportional to area. Viscous force directly proportional to the area and velocity gradient. ठीक है, विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैंने इसको एफ वी लिखा था, नहीं भी लिखा एफ वी तो भी चलता है। ये जो फोर्स है ना, इसे आप विस्कस ड्रैग कहते हो या तो विस्कस फोर्स कहते हो, तो हम इसे विस्कस फोर्स कहेंगे। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इस थ्योरी को पढ़ने से अच्छा आप जो रेड कलर में लिखा है इस पे ध्यान दे तो जल्दी समझ में आएगा। क्या मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कंबाइन कर सकता हूं। Therefore, F is directly proportional to area and dV by dx। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो सबको पता है, हटाना पड़ेगा, और विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इक्वल टू ईटा इंटू ए डीवी बाय डीएक्स। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, ए ईटा। कैसे याद करेंगे? ए ईटा डीवी बाय डीएक्स, ए ईटा डीवी बाय डीएक्स। कैसे याद करेंगे? ए ईटा डीवी बाय डीएक्स। इस तरीके से आप फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। ओके, जरूरी है। आते हैं ईटा की बात करते हैं। तो ईटा भी द कांस्टेंट, किसी भी लिक्विड का, किसी भी फ्लूइड का ईटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड का ईटा कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे वाटर का याद रहता है, मैं वाटर का ही ज्यादातर याद रखता हूं, बहुत इजी है याद करने के लिए। ईटा का यूनिट बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, अभी फॉर्मूला बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग फॉर्मूले। तो ईटा तो क्लियर हो गया सबको, किसी को ईटा पे तो डाउट नहीं है कि ईटा कैसे बनाना, कैसे डिराइव करना? देखिए मैं कर देता हूं डिराइव। ईटा क्या आएगा बच्चों? ए डीवी बाय डीएक्स, और यहां पे आ जाएगा आपका F। ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यूनिट क्या आएगा? यूनिट फोर्स का तो न्यूटन होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और डीएक्स का क्या होगा? मीटर होगा। तो यहाँ पे एक मीटर कैंसिल हो गया, एक मीटर कैंसिल हो गया, और सेकेंड चला गया ऊपर, तो न्यूटन इंटू सेकेंड और मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ध्यान में रहेगा सबको, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो मैं ईटा याद रखता हूँ वाटर का, मैंने यूनिट इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि मैंने कैसे लिखा है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 × 10⁻³ यूनिट आप लिख लीजिए, न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। ये जनरली 20 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू रहती है, और अब बॉइलिंग पे अलग वैल्यू होती है। बॉइलिंग पे मैं ये पावर को ध्यान में रखता हूँ। ये पावर क्या है? 3 -3 जो भी है, तो 0.3 के आसपास रहता है। ठीक है, तो 0.3 × 10⁻³ इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखा जाता है। मैं रखता हूँ ऐसा ध्यान में, ताकि मुझे पावर भी ध्यान में रहे और ये वैल्यू भी ध्यान में रहे। तो ये एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे वैल्यू इतनी है। तो वैल्यू याद नहीं रखना है आपको, बस बता रहा था कि इतनी वैल्यू होती है। तो eta is a coefficient of viscosity, तो coefficient of viscosity can be defined as, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? the viscous force per unit area, per unit area, per unit velocity gradient। one more time, coefficient of viscosity क्या होगा? viscous force per unit area, per unit velocity gradient। अरे आ जाएगा, इजी है, जरूरी है, आना चाहिए। इसके कई यूनिट है, कुछ यूनिट याद करना पड़ेगा आप लोगों को। पहला तो ये मैंने डिराइव किया तो याद करना है, और इसका मतलब होता है पैसे ले। पैसे ले ऐसे याद रखो, पैसे ले, है ना, रुपए ले, पैसे ले, ये ले, वो ले, तो आप इसको पैसे ले याद रख सकते हैं। और डेका पॉइस भी होता है, डेका मतलब बच्चों 10 होता है,
10 पैसे, पैसे बोलते ना तो आज से पैसे बोल, ठीक है। डाइन होगा सीजीएस में, और पैसे जो होता है ना वो आपका सीजीएस का रहता है। डेका मतलब 10 होता है, आपने सुना होगा डेका 10। डेका मतलब 10 होता है, डेसी मतलब 0.1 होता है, सुना होगा, ठीक है। तो 1 पैसे क्या होगा बच्चों, 1 पैसे 1 डेका पॉइस यानी 10 पैसे, 10 पॉइस, ठीक है। डायमेंशन कैसे आए, यूनिट पता है तो डायमेंशन पता है, यूनिट पता है तो डायमेंशन पता है। यूनिट क्या है सर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बच्चों न्यूटन का डायमेंशन LMT 112 आखिरी वाला माइनस, मीटर है तो सर लेंथ है, सेकेंड है तो सर टाइम है। कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, एल का पावर 1 बचेगा। सॉल्व करते एल का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एम बी द मास के जी है, टी का पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। ये आपका रिक्वायर्ड डायमेंशन, क्लियर है। तो LMT 112 सॉरी 111, LMT 111 आखिरी वाला पहला वाला माइनस, ठीक है। तो ऐसे डायमेंशन ध्यान में रखना है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन एनी गैस, किसी भी गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा विस्कोसिटी की बात करें तो आप याद रखिए सबसे ज्यादा विस्कस क्या है, हनी है। हनी मतलब ये तो लिक्विड है, तो लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है गैस की कम, क्योंकि गैस इजीली फ्लो होती है, वाटर से भी जल्दी फ्लो होता है गैस। और यहां वैल्यूज लिखी है, वाटर की विस्कोसिटी लिखी है, और पॉइस वाइल एयर की लिखी है 200, ठीक है। तो सबसे कम किसकी है, माइक्रो में है, याद रखो माइक्रो में 200 माइक्रो पॉइंट। ये जो वैल्यूज है इसको याद नहीं करना, बस आपको बताया है कि ये एक्स्ट्रा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये बात ध्यान रखो। इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है पोर्टल पे, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको पोर्टल में मिल गई। आते हैं नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, ये स्टोक्स लॉ, काफी बढ़िया और स्कोरिंग टॉपिक। स्टोक्स लॉ बहुत इजी है। तो स्टोक्स सर ने क्या कहा था, इन्होंने सिर्फ बहुत सारी चीजें बात की है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में स्फीयर के बारे में। तो स्टोक्स सर ने कहा कि जो विस्कस फोर्स है, इन्होंने कहा कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा पे, फिर से एक बार, विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस पे, जो भी शेप होगा उसका रेडियस। जनरली यहाँ पे हमारे सिलेबस में स्फीयर दिया रहता है तो हम स्फीयर का रेडियस लें। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों ईटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, उस स्फीयर की वेलोसिटी। यानी पानी में सपोज एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने एक स्फीयर डाल दिया, तो स्फीयर डाल दिया तो ये नीचे आएगा, किस स्पीड से नीचे आएगा, वो उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इन द लिक्विड, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, जरूरी है। ये लॉ क्या स्टेट करता है, यही स्टेट करता है जो मैंने अभी बताया। तो एनआरवी, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआरवी। देखो आपके सिलेबस में थोड़ी देर पहले विस्कस फोर्स का जो सिंबल था वो क्या था, एफ था। देखो आपका सिलेबस में ये सब चीज चल रही है, पहले एफ बोलता है, अभी विस्कस फोर्स को एफ वी बोलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, विस्कस फोर्स को एफ बोलो या तो एफ वी बोलो, दोनों सेम है। एक ही चैप्टर में दो बार नए नए सिंबल आपको दिख गए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ, बस पता होना चाहिए कि विस्कस फोर्स के दो सिंबल आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये विस्कस फोर्स है आपका नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम 6 पाई लिखते हैं, तो 6 पाई एनआरवी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है। समझा इन्होंने क्या सोच के लिया 6 पाई, इसका कोई आंसर नहीं है, बस याद रखना है कि विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, ए ईटा, वन मोर टाइम, ए ईटा डीवी बाई डी एक्स, ए ईटा डीवी बाई डी एक्स, ये भी याद हो गया। और इसको कैसे याद रखेंगे, एफ इक्वल टू 6 पाई एनआरवी, 6 पाई एनआरवी, और एन क्या है, ये ईटा है, ये भी याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल आने वाले हैं,
पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। अब देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो। तो ध्यान से, टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए आपको अपथ्रस्ट पता होना चाहिए सभी को। क्या सबको अपथ्रस्ट पता है? सुना है अपथ्रस्ट के बारे में, बायंसी के बारे में सुना है, आपने आर्किमिडीज के बारे में सुना है? ओके, अगर सभी ने सुना होगा तो आपको पता है अगर ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हम अगर इंसर्ट करते हैं तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट का अगर 10 न्यूटन वेट है तो नीचे जाके उसका वेट कम हो जाता है। पानी उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है अपथ्रस्ट। तो ये लिक्विड का वेट हो गया, ये हो गया अपथ्रस्ट आपका, और बाकी चीजें यहां से आती है। ठीक है, तो लिक्विड में आपने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ और विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ। तो होगा क्या, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। देखो, इसी डायरेक्शन में अपथ्रस्ट है, इसी डायरेक्शन में आपका ये है, ये इन दोनों को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो अपवर्ड जितने भी फोर्स है वो किसके बराबर होंगे, डाउनवर्ड फोर्स। ये पहले समझ गया, समझा सबको ये? अब अपथ्रस्ट समझते हैं होता क्या। अपथ्रस्ट, सबसे पहले वेट देख लो आप, वेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mg होता है। बाद में टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले आप वेट देखो, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg सबको पता है। किसका वेट सर, इस स्पीयर का वेट। स्पीयर का वेट क्या होगा, स्पीयर का मास और स्मॉल जी। ठीक है, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास इक्वल टू वीरो, वीरो यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और किसी भी स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं अपथ्रस्ट की बात करते हैं। ठीक है, बाद में डेफिनेशन देखेंगे, पहले अपथ्रस्ट की बात करते हैं। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट का मतलब जितना, अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे तो जितना वो फ्लूइड को अंदर जाने के लिए फ्लूइड को तो साइड में डिस्प्लेस करेगा कि नहीं। तो अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इस वेट में क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। तो m आ गया, g आ गया, लेकिन ये जो मास रहेगा ये मास रहेगा फ्लूइड का, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम और यहाँ पे आएगा डेंसिटी। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप। यहां तक क्लियर है? तो फॉर्मूला याद रहेगा सबको? क्या सभी को फॉर्मूला याद रहेगा? क्या होगा फॉर्मूला इसका, यही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल। ठीक है, तो अपथ्रस्ट में क्या होता है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है उतना, और ये वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू mg। तो यहाँ पे वेट है उस ऑब्जेक्ट का, ये वेट ऑब्जेक्ट का है, तो डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट की होगी। ये हमारी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वेट है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। ओके, आते हैं विस्कस फोर्स पे। 6 पाई क्या होता है, एनआरवी। तो सारा डेरिवेशन आपको पता चल गया होगा। तो देखो ब्लैक स्क्रीन पे आपको दो चीजें पता चली हैं कि विस्कस फोर्स कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट भी कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, और वेट भी कहाँ होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस करना है नीचे वाले से। एफ वी इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू माइनस। अब ये क्या होता है, 6 पाई एनआरवी होता है। ये क्या होता है, 6 पाई एनआरवी। वेट क्या होता है सर, एम इंटू जी। वेट क्या होता है, एम इंटू जी। अपथ्रस्ट क्या होता है, ये भी एम इंटू जी होता है। बट आपको पता है यहाँ पे हम जो मास लेते हैं, फ्लूइड का मास लेते हैं, सारा फ्लूइड का होता है, ये फ्लूइड ने लगाया हुआ फोर्स रहता है। ठीक है, एम इंटू जी। यहाँ पे एम क्या आएगा, यहाँ पे आपको पता है किसका वेट है सर, ये तो अपने सॉलिड का वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है, जो भी ऑब्जेक्ट है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगी, और उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसकी डेंसिटी हो गई, अपने, हमने किसकी डेंसिटी ली थी यहाँ पे, वेट रो लिया था ना। ठीक है, वेट को हमने रो लिया था, यहाँ से देख लो आप वेरिएशन। तो वेट को हमने, वेट वाले में डेंसिटी रो ली थी, और फ्लूइड वाले में सिग्मा लिया था, तो ये आपका रो हो गया ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो इसको डिराइव कर लेंगे, यहाँ पे जो भी चीजें कॉमन निकलती है कॉमन ले लो। तो ये डेंसिटी को याद रखें, ये जो डेंसिटी है फ्लूइड की डेंसिटी, और ये डेंसिटी है ऑब्जेक्ट।
डन। कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डेरिवेशन क्लियर है? डेरिवेशन देख लो। तो फॉर्मूला याद रखना है तो कर सकते हो, इतना बड़ा फॉर्मूला याद तो नहीं रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से डेरिवेशन ध्यान में रखना चाहिए, बस सिर्फ डेरिवेशन ध्यान में रखना चाहिए कि आता कैसे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे तो वेरी गुड, बहुत जरूरी है, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है? कौन सी क्या डेंसिटी क्लियर हो गई? तो ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आता है और लिक्विड बाद में आता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट पहले आएगा और लिक्विड क्या आएगा? बाद में आएगा, ऐसा ध्यान में रख सकते हो आप। जो भी लिक्विड हो, इंपॉर्टेंट था ये डेरिवेशन प्लस। अब आते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल इसके, आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व है आपके टेक्स्ट बुक में, क्या पेज नंबर है आप खुद डिसाइड करो। निकालो टेक्स्ट बुक, देखो क्या पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 12 अनसॉल्व। अनसॉल्व का पेज नंबर देख लो आपकी टेक्स्ट बुक में। निकाल लिया सबने? लॉक टेबल भी निकाल के बैठो, जरूरत पड़ सकती है हमें लॉक टेबल की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताया। क्या होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला? 6 पाई एनआरवी। 6 पाई एनआरवी। और ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, चल देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा अपने को मिल रहा है। पहला तो बोला है विस्कस फोर्स निकालिए, यानी कि आपको एफ निकालना पड़ेगा। निकाल लो एफ, एफ वी लिख लो, अच्छी बात। डायमीटर मतलब क्या है? डी है और मिली में है तो मिली कन्वर्ट करना ना भूले, मिली यानी 10⁻³ होता है। फॉलिंग यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपको दे के रखी है। सब लिख लिया, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ जाए। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। रेडियस कितना आ जाएगा? डायमीटर का तो काम ही नहीं रहता हमको, रेडियस का काम रहता है। तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 मिली, मिली यानी 10⁻⁻²। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 3.142 इंटू एनआरवी, ईटा कितना है? 1.8 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1.8 इंटू 10⁻⁻5। आर कितना है? रेडियस 0.5 10⁻⁻3। और कुछ बचा है? वेलोसिटी यहाँ पे 2 है। तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो गए बच्चों? 1 हो गए। और 18 सिक्सा, देख लीजिए क्या होता है। 108 कितना हो? 18 सिक्सा कितना? ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करना पड़ता है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सीधा सीधा यूज कर। -3 -5 -8। चलो सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर कितना आ रहा है। लॉक टेबल ले सकते हो आप, लॉक टेबल अलाउड है। ठीक है, ऐसे टॉपिक में लॉक टेबल लिया जाता है और आपको लेना भी है। बोलो आंसर बोलो। 108 इंटू 3.14 कितना होगा? एक डिजिट के बाद पॉइंट छूट गया था मेरा। अब बोलो आंसर। अरे आएगा आंसर ऐसा? ठीक है, इसका आंसर आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिए, अगर मैच हो गया तो बेस्ट है। डन। टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, आपका टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वो 55 में मिल जाएगा। पॉइंट
एडजस्ट करना आपके ऊपर है। अब उसको एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो -7 भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, वो सॉल्व है, इसलिए होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है आज का। सॉल्व क्वेश्चन है ना, आप देख के कर सकते हो, पहले खुद से ट्राई करना, नहीं आने पर रेफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, इस बार तो फॉर्मूला बड़ा है सर, इसके फॉर्मूले की ना तो मैंने कोई ट्रिक बनाई है ना तो कुछ, फॉर्मूला बड़ा है, मेहनत भी बड़ी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बेसिक सिखाऊंगा जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। सभी लोग ये सीख जाइए, बहुत काम आता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दोनों एक ही है, इन दोनों का तरीका एक ही है। तो रिलेटिव डेंसिटी, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी बेसिक है, मोस्ट वांटेड बेसिक है। कई लोगों को ये आता नहीं है और स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। तो पहला एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लेता हूं, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कुछ भी ले लो, ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ रहे हो, चेक कर रहे हो आप यहाँ पे क्या कुछ चीजें सीखने को मिल रही है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ केरोसिन, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी बोलने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालने को बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो रिलेटिव डेंसिटी या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ भी निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी ले लेंगे और उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। और एक चीज, डेंसिटी ऑफ वाटर मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूं, 1000 kg/m³ होता है। जब मर्क्यूरी की बात की थी तभी मैंने किया था, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियर हुआ सबको, ये बेसिक क्लियर है, याद रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। मोस्ट वांटेड बेसिक था ये, सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो रिलेटिव डेंसिटी का वर्ड कहीं पे भी मिले तो आप ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। देखो, गिवन डेटा से स्टार्ट करो। व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि पहली लाइन में आपको बोला है टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, तो पहले देख लो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसे लिक्विड में आप कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हो तो लिक्विड में ऑब्जेक्ट जाता है, धीरे 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 वेलोसिटी तब होती है, उस समय उसकी वेलोसिटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर बाद में जाके क्या होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है किसी भी बॉडी। तो इफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस फ्लूइड, तो पहले क्या हो रहा है, देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, पहले एक्सलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, देन इट्स एक्सलरेशन बिकम जीरो एंड इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक्सलरेशन जीरो का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ठीक है। यानी आपके पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड में आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इस ऑब्जेक्ट, तो अभी ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, वेलोसिटी सर 10 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे जा रहा है, वेलोसिटी सर 12 मीटर पर सेकेंड। फिर ये नीचे जा रहा है, वेलोसिटी सर 12 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। समझ रहा है, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्लियर हो गया। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, सॉरी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तब हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जो कि क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, उसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां से आपको क्लिक करना है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन रह गई थी, तो अगर मुझे याद आ गई बता दूंगा। तो when the body attains terminal velocity, net force acting on the body will be zero। ठीक है, ये जरूरी लाइन थी कि जब भी कभी किसी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी तो उसमें लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मोस्ट वांटेड था ये, जरूरी था, डिस्कशन आना चाहिए था। अब आते हैं फॉर्मूले पे, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है।
क्या होता है 2/9, 2/9 आर स्क्वायर जी या फिर जी आर स्क्वायर, 2/9 जी आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, डेंसिटी सबसे पहली किसकी लिखते हैं सर, ऑब्जेक्ट की। सबसे पहली डेंसिटी किसकी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की। उसके बाद डेंसिटी किसकी लिखते हैं, उस फ्लूइड की। डन, ठीक है, करिए सॉल्व, डेटा आपके पास है, डेटा आपके पास है, आप सॉल्व कीजिए। ऊपर में डेटा दिया हुआ सारा, ट्राई करो। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, देखो सेम क्वांटिटी का रेशो था, यूनिट नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या है, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लिक्विड की। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सारा एमकेएस में चल रहा है तो एमकेएस ही है, ठीक है। और लिक्विड या तो फ्लूइड की डेंसिटी को क्या लेने के लिए बोला मैंने, सिग्मा ले लो आप, ठीक है। तो ये कितना है अपने पास, ये है 0.9 इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 पढ़ा है मैंने। सिग्मा, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, ये आपका 91230 और ये आपका एक डिजिट के बाद पॉइंट, केजी पर मीटर क्यूब। चलिए ट्राई कीजिए, अब बता दिया मैंने आपको। टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, बबल का क्या दिया, ये डायमीटर दिया है। डायमीटर की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं हमको, हमको चाहिए रहता है रेडियस। तो रेडियस क्या आएगा, 0.4 10⁻³ मीटर। अब ट्राई करो, आ जाएगा अब आ जाएगा बच्चों। यूनिट वगैरह सब बता दिया मैंने, गिवन डेटा सब लिख दिया है। और ये डेंसिटी है उस एयर की, उस फ्लूइड की, जो बोलना है बोलो। डेंसिटी ऑफ एयर इज समथिंग, तो ये आपको 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। एयर बबल की बात कर रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, एयर बबल है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एयर बबल है। स्मॉल जी कितना लेना है आप बोलो, 9.8 लेना है कि 10 लेना है, 10 लोगे तो जल्दी आंसर आएगा, 10, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब 0.16 10⁻⁻6, और ये कितना है 1.29, और ये 900 है, आंसर माइनस में आने के चांसेस बन गए, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर माइनस में आने वाला है। सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे, 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा आपका कितना आएगा, 7 आएगा, 7 to 9, देन कितना आएगा, बोरो किया था ना हमने, तो यहाँ पे 900.0.129 ऐसा है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे 9 और ये 8 आ गया, 8, और ये 9 बचेगा, और ये आपका 8 बचेगा, 898 माइनस में रहेगा, इस बात का ध्यान रखें, माइनस साइन लगाना पड़ेगा ये। और कुछ कैंसिलेशन होता है तो करो, नहीं होता है तो फिर चलने दो, लॉग टेबल से सॉल्व करो। तो कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, कैलकुलेशन
होमवर्क ट्राई करना और आंसर बताना, ठीक है? डन, करेंगे ट्राई सभी इसको। हाँ, रेडियस सही बात है, रेडियस हाफ होता है, रेडियस 0.2 होगा, बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं। रेडियस इसका हाफ होगा 0.2, मैंने बस कन्वर्ट नहीं किया है, कन्वर्ट करना रह गया, तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर होगा 0.0, ठीक है? ओके, ठीक है। तो अब ये बबल को देखो, अब निगेटिव साइन आ रहा है, वो निगेटिव साइन का मतलब बताता हूँ। ये कंटेनर है, मान लीजिए कुछ कंटेनर है, उसके अंदर आपके इसमें क्या दिया है, वॉट विथ वॉट टर्मिनल वेलोसिटी गिवन एयर बबल डायमीटर राइज इन अ लिक्विड। तो बबल को तो जाना चाहिए था नीचे। अब कोई भी चीज आप लिक्विड में ड्रॉप करोगे तो वो चीज नीचे आएगी ना, बट ऐसा नहीं हो रहा है। नीचे आया रहता तो आंसर पॉजिटिव में रहता, ऐसा नहीं हो रहा है। आपका बबल क्या है, देख सकते हो? बबल क्या है, ऊपर आ रहा है, बबल राइज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बबल राइज इन द लिक्विड, क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है? तो राइज है इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, बबल राइजिंग अप इनसाइड द लिक्विड। ये रीजन लिख लेना, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बट ये सॉल्व है, तो अब आपका ये बनता है होमवर्क। एक सेकेंड, ये आपका होमवर्क। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।